एक मरा हुआ इंसान पे हम एक लेटर लिख रहे हैं कि आपको ये हाउस हम सेल करना चाहते हैं, आप खरीदिएगा। 1872 में उस वक्त था नहीं था, तो उस वक्त कैसे ऑफ़र होता होगा? लिखे जो खत तुझे, खत से होता था। ठीक है, दीदी कंडीशन क्या लगाई लक्ष्मी भंडार में? 25 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक, 60 बिलो तक वो स्कीम है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये समाज क्लासेस में लॉ का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर जो कंटिन्यू था वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले तो हम लोग फर्स्ट क्लास का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्ट कैसे बनता है। जो लोग ये क्लास फर्स्ट क्लास कर रहे हैं वो पहले वाला वीडियोस देख सकते हैं, और रिवीजन में हम लोग इसको लाइटली लेंगे। एक्ट कैसे बनता है हम लोग सीखे थे कि अगर सेंट्रल लेवल में किसी भी गवर्नमेंट को एक्ट बनाना है तो वो सबसे पहले लोअर हाउस में पास करेगा। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को। अपर हाउस किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। लोअर हाउस में पास करने के बाद वो क्या करेगा? अपर हाउस में पास करेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट उसमें साइन करेगा। साइन करने के बाद द गैजेट ऑफ इंडिया में वो चीज़ पब्लिश होगी। ठीक है, बिल जो है कैसे बनता है? सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है। एक डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे कि ये एक्ट हम लोग को इंडिया में लाना है। वो ड्राफ्ट को हम लोग को प्रेजेंट करना है लोकसभा राज्यसभा में। प्रेजेंट करने के बाद साइन होगा प्रेसिडेंट का। उसके बाद वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट बनने के बाद हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़े थे कि पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है। पार्लियामेंट का 3 बॉडीज़ होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी में कोर्ट्स सारे आते हैं। लेजिस्लेटिव में जो लॉ को बनाता है, एक्ट जो बनाता है, और एग्जीक्यूटिव में वो एक्ट में वो लोग रूल्स डालते हैं। ठीक है, ये सारा अभी क्लियर आपको जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उनको नहीं होगा, वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए थे कि कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसको लॉ इन्फोर्स करता है। तो एग्रीमेंट क्या है? हम लोग पढ़े थे कि एक पार्टी, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी को कोई चीज़ के लिए ऑफ़र देगा। ठीक है, कोई चीज़ सेल करने का ऑफ़र किसी को दिया गया, ये हुआ ऑफ़र देना। उसके बाद सेकेंड पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जब जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट बनने के बाद अगर उस एग्रीमेंट में लॉ इन्फोर्स कर सकता है, मतलब लॉ उसको लागू कर सकता है या लॉ उसमें दखल डाल सकता है, तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल हम लोग 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक मूवी वाला और एक हाउस सेल करने वाला। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं तुम लोग को कि हम कल मूवी दिखाएंगे। ठीक है, तुम लोग सामने से एक्सेप्ट किए, हम ऑफ़र दिए, तुम लोग एक्सेप्ट किए, ये बन गया एग्रीमेंट। ठीक है, अब सेकेंड और एक एग्जांपल दिए थे हाउस सेल का कि मेरे पास एक हाउस है, उसको हम सेल कर रहे हैं, हम ऑफ़र दिए सेल करने का, तुम लोग परचेस करने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, ये भी ऑफ़र एग्रीमेंट हो गया, और फर्स्ट वाला मूवी वाला भी एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं कि लिख कर किया जाए, एग्रीमेंट ओरली भी होता है। दोनों केस में, फर्स्ट केस में अगर हम मुकर जा रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं, रिवोक कर जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? क्या तुम लोग मेरे ऊपर केस कर सकते हो मूवी नहीं दिखाने पर? नहीं कर सकते। सेकेंड वाले केस में अगर हम पीछे हट जा रहे हैं सेल करने पर, सेल करने के लिए हम पीछे हट जा रहे हैं, तो तुम लोग मेरे ऊपर केस कर सकते हो कि आप तो ऑफ़र दिए थे, हम एक्सेप्ट किए थे, हम पैसा आपको दे चुके हैं, आप सेल कैसे नहीं करेंगे? तो इस चीज़ में केस हो सकता है। इसमें लॉ दखल डाल सकता है, फर्स्ट केस में लॉ दखल नहीं डाल सकता। तो जिस एग्रीमेंट में लॉ दखल डाल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और जिस एग्रीमेंट में लॉ दखल नहीं डाल सकता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 2 तरह का होता है, एक कमर्शियल और एक नॉन कमर्शियल। कमर्शियल एग्रीमेंट जो है वो है जिसमें लॉ इंटरफेयर कर सकता है या इन्फोर्स कर सकता है, और नॉन कमर्शियल वो है जिसमें लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तुम्हारे मैथ्स में दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जो हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है। पेज टर्न करोगे तो क्लासिफिकेशन नज़र आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है। उसमें हम लोग पढ़े थे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी को मुंह से बता दे रहा है सब कुछ, ऑफर मुंह के जरिए क्या कर रहा है, बोल कर रहा है या लिख कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जाहिर कर देना। दूसरा वाला था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे एक्ट के वजह से मेरे ऊपर लागू हो जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल दिए थे, क्या एग्जांपल था? हम रोड में एक टैक्सी को रोके, टैक्सी पे चढ़े, टैक्सी चढ़ने के बाद हम एक डेस्टिनेशन तक गए, मान लो धर्मतला तक हम गए हैं।
धर्मतला तक जाने के बाद हम टैक्सी से उतरे, टैक्सी वाला हमको बोला कि आपका इतना फेयर, मान लो 200 रुपये फेयर हुआ। हम बोले आप तो चढ़ते वक्त ये नहीं बताए थे कि हमको फेयर देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी टैक्सी वाला चढ़ते वक्त बताता है कि फेयर देना पड़ेगा? नहीं बताता है। तो उस वक्त ये हुआ कि हम टैक्सी पे चढ़े हैं खुद से, ये मेरा एक्ट है, तो मेरे एक्ट के वजह से मेरे ऊपर लागू हो जाता है कि टैक्सी का फेयर हमको देना है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आज हम लोग अपना चैप्टर का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं 1.2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का पहले ही से हम डेफिनेशन दे चुके हैं। ऑफर का मतलब होता है कुछ प्रपोज़ करना, कुछ बताना, कुछ ऐसा चीज़ देना जिसके लिए सामने वाला उसके लिए एक्सेप्टेंस दे। हम जैसे ऑफ़र कर रहे हैं कि आज कल मूवी लेकर जाएंगे, ये भी एक ऑफ़र हुआ। हम ऑफ़र कर रहे हैं तुमको एक प्लॉट सेल करेंगे, ये भी एक ऑफ़र हुआ। सारा ऑफ़र है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा ऑफ़र है जो वैलिड है, कौन कौन सा ऐसा ऑफ़र है जो वैलिड नहीं है, और अगर कोई ऑफ़र दे रहा है तो वो कब तक के लिए ऑफ़र वैलिड रहेगा। जैसे मान लो आज ऑफ़र दे दिए हम तुमको कि हम तुमको सेल करना चाहते हैं, अब तुम कब तक उसका जवाब दोगे तो वैलिड रहेगा, या कब तक मेरा ऑफ़र कंटिन्यू रहेगा। ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। वैसे एक्सेप्टेंस क्या है कि कब तक तुम एक्सेप्ट कर सकते हो और कब तक तुम्हारा एक्सेप्टेंस वैलिड है, ये सारी बात इसमें हम लोग करने वाले हैं। देखो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस में हम लोग क्या पढ़े। ऑफ़र किसको बोलते हैं? हम तुमको ऑफ़र दे रहे हैं कि एक मान लो एक पेन, हम ये पेन सेल करने का ऑफ़र दे रहे हैं कि ये पेन 15 रुपीज़ का है, ठीक है। क्या ये ऑफ़र वैलिड हुआ? ये पेन 15 रुपये का हम बता रहे हैं, तो क्या हम ऑफ़र तुमको दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या बोलने से ऑफ़र ये होगा? क्या आप लोगे? हाँ, ऑफ़र का मतलब क्या हुआ? दूसरा का इंटेंशन भी हमको जानना है। सिर्फ हम बोले ये पेन 15 रुपये का है, तो इससे ये मीनिंग थोड़ी ना निकल रहा है कि हम सेल करना चाह रहे हैं ये पेन 15 रुपये का है, ठीक है। अगर हम बोल रहे ये पेन हम सेल करना चाह रहे हैं तुमको, तुम क्या लोगे? क्या ये ऑफ़र हुआ? क्यों नहीं हुआ? किसको लग रहा है ऑफ़र नहीं हुआ? हम बोल रहे हैं ये पेन हम तुमको सेल करना चाह रहे हैं, क्या तुम लोगे? क्या ये ऑफ़र है? सबको लग रहा है ये ऑफ़र नहीं है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े कि सारा चीज़ डेफिनाइट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। क्या तुमको इसका कॉस्ट हम बताएं? हम बोले ये पेन तुम लोग लोगे, ये पेन हम सेल कर रहे हैं, क्या तुम लोग लोगे? कितना में लेना है? ये तो सारा बताइए ही नहीं। तो जब तक ये चीज़ हम नहीं बता रहे हैं तो वो ऑफ़र कंप्लीट नहीं हुआ, वैलिड नहीं है, उसको ऑफ़र माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑफ़र में ध्यान देना है कि सामने वाला का इंटेंशन पूछना है और सारा कुछ सर्टेन रखना है। ये चीज़ हम बेच रहे हैं, कितना ये बेचे ये नहीं बता रहे, तो ये ऑफ़र वैलिड नहीं है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल में देखो ए टेल्स बी डैट ही डिज़ायर टू मैरी बाय एंड ऑफ 2004। वो चाह रहा है कि 2004 तक वो शादी कर ले, ठीक है, वो चाह रहा है। इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर। ए बी को बोला हम चाह रहे हैं कि 2004 तक हम शादी कर लें। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बी से करना चाह रहा है। वो कब होगा? जब वो बोलेगा कि हम तुमसे 2004 तक शादी करना चाहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे वो बात तो नहीं बोला कि हम 2004 तक शादी करना चाहते हैं। अगर 2004 तक शादी तुमसे करना चाहते हैं बोलते तो ये ऑफ़र होता, तो ये ऑफ़र नहीं है। क्लियर है? सारा कुछ सर्टेन होना चाहिए। देखो एक ऑफ़र को कंस्टिट्यूट और वैलिड करने के लिए हम लोग क्या चाहिए? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, मतलब सामने वाला का चाहत हमको पूछना है। अगर हम सामने वाला का चाहत नहीं पूछ रहे हैं तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगा। वैसे ही एक्सेप्टेंस का भी बात है कि अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, हम तुमको ऑफ़र दिए प्लॉट सेल करने का, तुम मन ही मन में सोच लिए कि सर तो ऑफ़र दे दिए, ये प्लॉट हम खरीद लेंगे, हमको नहीं पता, तुम्हारे मन में, तुम एक्सप्रेस अभी तक नहीं किए। क्लियर? तो क्या ये एक्सेप्टेंस होगा? नहीं होगा। एक्सप्रेस करना होगा ना। हम जैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तुम भी एक्सप्रेस करोगे। अगर तुम मुंह से नहीं बोले, तुम डायरेक्ट ला के हमको पैसा दे दिए, तो क्या ये एक्सेप्टेंस होगा? एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होगा? हम बोले ये हाउस हम 4 लाख में सेल कर रहे हैं तुमको, क्या तुमको लेना है? तुम 4 लाख रुपये मेरे हाथ में रख दिए, तो क्या ये एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस है। क्योंकि देखो एक्सेप्टेंस दो तरह से, ऑफर एक्सेप्टेंस दो तरह से होता है। एक तो मुंह से हम बोल दिए, ठीक है, एक होता है एक्सप्रेस जो मुंह से बोल देना या बता देना, और एक होता है इम्प्लाइड
जो मेरे एक्ट से मेरे ऊपर लागू हो जाता है। तुम पैसा दे रहे हो इसके मतलब तुमको लेना है, तो ये एक्सेप्टेंस हुआ। क्लियर है? एक एक्सप्रेस वे में होता है और एक इम्प्लाइड वे में होता है। तो सेकेंड वाला जो था वो इम्प्लाइड वे में था, जो 4 लाख तुम हमको दे चुके हो, इसका मतलब है तुमको लेना है। देखो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। इसमें हम लोग का पहला टॉपिक है जनरल ऑफर। देखो जनरल ऑफर क्या होता है? ऐसा ऑफर जो जनरली इशू किया गया है, मतलब ऐसा ऑफर जो सारे लोग के लिए, कोई उसमें कटौती नहीं है कि ये लोग ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं या कैटेगरी के लोग ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी वेस्ट बंगाल का ऑफ़र है गवर्नमेंट का, जो लक्की भंडार का हो रहा है फॉर्म, सबको पता है। तो इसमें क्या हो रहा है, वो किसके लिए है? सिर्फ औरत के लिए। क्या कोई भी मेल उसका फ़ायदा उठा सकता है? नहीं उठा सकता। क्या वो जनरल ऑफ़र है? नहीं है, सबके लिए तो नहीं है, सिर्फ औरत के लिए। क्लियर हो रहा है? तो जनरल ऑफ़र क्या होता है? ऐसा ऑफ़र जो सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल हो। ऐसा एक ऑफ़र का नाम बता दो तुम लोग, जोर से बोलो। कन्याश्री का स्कॉलरशिप जनरल ऑफ़र है? नहीं है। बॉयज़ को कहाँ मिल रहा है? ऐकाश्री वाला। अब स्कॉलरशिप वाला बताया तो तुम स्कॉलरशिप में ही हो। अब देखो कॉमर्स में आते हैं, कंपनी सुने हो? कंपनी का शेयर क्या होता है? शेयर किसको बोलते हैं? अभी तक नाम नहीं सुने? शेयर का एंट्री किए हो? हाँ, तो शेयर क्या होता है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सब की हो, लेकिन शेयर नहीं पता। शेयर एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करता है। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी का ओनर कौन है? घंटा पता है, मुकेश अंबानी ओनर नहीं है, कोई अंबानी ओनर नहीं है। सुनो बात, रिलायंस कंपनी का ओनर है शेयर होल्डर्स, जो उसका शेयर खरीद कर है। अंबानीज़ के पास रिलायंस इंडस्ट्री का ज़्यादा शेयर है, सबसे ज़्यादा शेयर अंबानीज़ के पास है। तुम भी चाहो तो खरीद सकते हो, तुम्हारे खरीदने के बाद तुम भी रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर के गिनती में आओगे। क्लियर हो रहा बात? जो भी शेयर खरीदेगा वो उसका ओनर बनता है। अंबानीज़ के पास ज़्यादा शेयर है इसलिए कंपनी में उसका चलता है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा शेयर रहेगा तो कंपनी में तुम्हारा चलेगा। क्लियर हो रहा है? तो ओनर्स किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर क्या होता है? एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो पेमेंट करने के बाद तुमको रिसीव होता है कि तुम कंपनी के इतने रुपये के मालिक हो चुके हो। शेयर परचेस कैसे कर सकते हैं? हम शेयर मार्केट में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी के अंदर शेयर परचेस करते हैं। उसके लिए हमारा सेकेंड सेमेस्टर में पूरा उसी पे टॉपिक है, कंपनी लॉ, जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। अभी हम लोग जानते हैं जनरल ऑफ़र। तो कंपनी शेयर इशू करता है, पब्लिक कंपनी जो शेयर इशू करता है वो सारे पब्लिक के लिए रहता है, मतलब जनरल ऑफ़र है वो। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जियो का रिचार्ज किसके लिए है? यही तो फंस गया, जियो यूज़र्स के लिए। क्या एयरटेल यूज़र्स को ले सकता है? तो क्या वो जनरल ऑफ़र हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो जनरल ऑफ़र किसको बोलते हैं? जो सिर्फ सबके लिए है, वो जनरल ऑफ़र। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है? स्पेसिफिक ऑफ़र। जितना एग्जाम्पल दिए अभी तक, लक्की भंडार, कन्याश्री, जियो का रिचार्ज, ये सारे स्पेशल ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र है, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पर्सन्स के लिए ही है। तुम एयरटेल का सिम लेकर जियो को रिचार्ज करते हो? नहीं कर सकते। जियो का सिम लेकर रिचार्ज कर सकते हो? नहीं। तो ऐसा ऑफ़र जो सिर्फ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पर्सन्स के लिए हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफ़र। उसके बाद है क्रॉस ऑफ़र। देखो क्रॉस ऑफ़र और काउंटर ऑफ़र दोनों एक ही तरह का है। इसमें डिफरेंस क्या है? हम तुमको ऑफ़र दे रहे हैं ये पेन खरीदने का 15 रुपये में। ठीक है, जैसे हम तुमको ऑफ़र दिए, तुम सामने से ऑफ़र हमको दे रहे हो। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम सामने से ऑफ़र दे रहे हो, सर हम ये पेन 20 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया, कुछ भी, तो हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या ऑफ़र दिए? 15 रुपये में क्या तुम खरीदे हुए? तुम बोले सर हम ये पेन 15 रुपये खरीदना चाहते हैं। तो क्या तुम्हारा ये एक्सेप्टेंस है? ये ऑफ़र है। हम बोल रहे हैं कि ये पेन हम तुमको 15 रुपये में बेचना चाहते हैं, तुम खरीदोगे? तुम बोल रहे हो कि सर हम ये पेन 15 रुपये में खरीदना चाहते हैं, क्या आप बेचिएगा? दोनों तरफ से ऑफ़र हो रहा है, एक्सेप्टेंस कोई नहीं किया।
ना तुम एक्सेप्ट किए ना हम एक्सेप्ट किए। हम भी ऑफ़र दिए 15 रुपये में खरीदोगे, पूछे, तुम भी पूछ रहे हो कि 15 रुपये में बेचेगा, दोनों तरफ से ऑफ़र हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफ़र। मतलब एक ऑफ़र दूसरे ऑफ़र को क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक्सेप्टेंस कहीं नहीं हो रहा है। क्लियर है टॉपिक? नेक्स्ट है काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र तो हम लोग अपने लाइफ में हमेशा करते आ रहे हैं। हर कोई तो ऐसा होगा जो शॉपिंग किया होगा, मॉल से नहीं, मतलब सब्ज़ी खरीदना, मुझे दुकान में कुछ खरीदना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, गर्ल्स ज़्यादा करती है भरपेट। जैसे हम ऑफ़र किए कि क्या ये पेन तुम लोग 15 रुपये में खरीदोगे, वहाँ से बार्गेनिंग हुआ, 15 रुपये में नहीं खरीदेंगे सर, 12 रुपये में खरीदेंगे। एक्सेप्टेंस हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो वहाँ से ऑफ़र चेंज करके एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर हम बोलेंगे नहीं 12 में तो नहीं होगा, 14 में ले लो। अब हम बार्गेनिंग किए, तो फिर क्या तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट किए हम? नहीं किए, फिर हम नया ऑफ़र दिए। तो ऑफ़र पे ऑफ़र देने को बोला पूरा ऑफ़र दिए, तुम ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, बार्गेनिंग करके नया ऑफ़र दे दो, फिर हम दूसरा नया दे दिए। इसे कहते हैं लास्ट में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होगा, तो जो एक्सेप्ट वो ऑफ़र हो गया वैलिड, बाकी सारा ऑफ़र ख़त्म हो गया। तो ऑफ़र देने को बोलते हैं काउंटर ऑफ़र। लास्ट वन है स्टैंडिंग और कंटिन्यूस ऑफ़र। इंग्लिश पढ़े हम लोग सब। कंटिन्यूस टेंस क्या है? जो कंटिन्यू रहता है। ऑफ़र ऐसा कंटिन्यूस ऑफ़र क्या होगा? जो कंटिन्यू रहेगा, जो चले जा रहा है, रुकेगा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो ऐसा ऑफ़र का। जियो का रिचार्ज चले जा रहा है, और रिचार्ज, और कुछ शेयर खरीदने का ऑफ़र, और दिमाग दौड़ाओ, कॉमर्स के स्टूडेंट। स्टैंडिंग ऑफ़र ऐसा ऑफ़र जो कि स्टैंड रहे, टिका रहे, हटे नहीं जल्दी, बहुत दिनों तक टिका रहे, बहुत दिनों तक कंटिन्यूस रहे, उसको कंटिन्यूस या स्टैंडिंग ऑफ़र बोलते हैं। जैसे शेयर का इशू होना, ठीक है, जैसे कोई स्कूल में एडमिशन होना, कोचिंग में एडमिशन होना, जो हम लोग डेली लाइफ में कर रहे हैं, तो ये सारा स्टैंडिंग ऑफ़र है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? रूल्स रिगार्डिंग ऑफ़र। पहला रूल क्या है? ऑफ़र में भी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। ऑफ़र या तो एक्सप्रेस वे में होगा या तो इम्प्लाइड वे में। एक्सप्रेस वे किसको बोलते हैं? हम बोल दे रहे हैं क्या ऑफ़र है, हम लिख कर दे रहे हैं क्या ऑफ़र है, ये हो गया एक्सप्रेस वे में। इम्प्लाइड वे में क्या होगा? हम अपने एक्ट से ये जाहिर कर रहे हैं कि हमको बेचना है। ठीक है, कुछ नहीं बोले, एक्ट से बता रहे हैं कि हमको बेचना है, या तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे ये समझ में आ रहा है तुमको खरीदना है, तो ये इम्प्लाइड है। ठीक है, ऑफर एक्सप्रेस मतलब मुंह से बता देना, इम्प्लाइड मतलब एक्ट कर देना ऐसा जिससे ये जाहिर हो जाए कि हम ऑफ़र कर रहे हैं। सेकेंड क्या है? एन ऑफर मे बी मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, टू सम डेफिनेट क्लास ऑफ पर्सन। डेफिनेट पर्सन क्या होता है? डिफरेंट पर्सन होता है, अलग अलग। डिस्टिंक्ट पर्सन होता है, अलग अलग। डिफिनाइट पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको ऑफ़र देना। अब हम कोई बच्चा को बोल रहे हैं बेटा तुम मेरा घर खरीदोगे, तो क्या ये ऑफ़र हुआ? जो बिलो 18 है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो उसको हम ऑफ़र दे के फ़ायदा क्या है? वो वैलिड ही नहीं है। तो क्या वो डेफिनेट पर्सन है? नहीं है। एक मरा हुआ इंसान पे हम एक लेटर लिख रहे हैं कि आपको ये हाउस हम सेल करना चाहते हैं, आप खरीदिएगा, तो क्या वो डेफिनेट पर्सन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं है। जो है ही नहीं उसके नाम पे अगर ऑफ़र दे रहे हैं तो वो डेफिनेट पर्सन को ऑफ़र नहीं दे रहे हैं, तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगा। थर्ड वन है लीगल रिलेशनशिप रिक्वायर्ड। ये हम लोग एजेंशियल एलिमेंट्स में पढ़े हैं कि अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेरा ये इंटेंशन होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप बने। बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो उसमें लीगल रिलेशनशिप बन रहा है। हम तुमको मूवी दिखाने ले जाएंगे, लीगल रिलेशनशिप बन रहा है क्या? रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में? कुछ नहीं हो रहा है। लीगली कोई रिलेशनशिप बनना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से, तो ऑफ़र हम मेरा देने का इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम लीगल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो वो ऑफ़र वैलिड होगा, वरना वो ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगा। नंबर 4,
द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट सर्टेन, डिफिनेट, अनएम्बिगुअस एंड नॉट वेग। सबका मीनिंग एक ही है। ऑफ़र का जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर्टेन होना चाहिए। मतलब हम कौन सा, अब मान लो मेरा 2 घर है, एक दिल्ली में एक कोलकाता में, क्लियर? टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हो? हाँ, एक घर दिल्ली में एक घर कोलकाता में। हम तुमको बोल रहे हैं कि हम तुमको घर सेल करना अपना घर सेल करना चाहते हैं 50 लाख रुपये में, ठीक है? क्या ये ऑफ़र हुआ? पता नहीं चल रहा ना कौन सा वाला घर आप सेल करना चाहते हैं। अगर हम कोलकाता वाला सोच के हो, तुम दिल्ली वाला सोच के हो, तो फिर ऑफ़र कैसे होगा? एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तुम कोलकाता वाला सोच के एक्सेप्ट किए, हम दिल्ली वाला सोच के ऑफ़र दिए थे, तो ऑफ़र कैंसिल हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो ऐसा ऑफ़र हो जो सर्टेन हो, सारा कुछ क्लियरली डिफाइंड हो, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो वो ऑफ़र वैलिड ऑफ़र होगा। नेक्स्ट वन, द मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज़ नॉट एन ऑफ़र। पहले ही बताए, हम मन ही मन में सोचे हुए हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुमको हम अपना गाड़ी बिक्री कर देंगे, सेल कर देंगे, मन में सोचे हुए। इंटेंशन है मेरा, तो क्या अपना अंदर का इंटेंशन रखना ऑफ़र कहलाएगा? जब तक उसको एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वे में हम नहीं जाहिर करते, नहीं कहलाएगा। तो खुद का इंटेंशन रखना ऑफ़र नहीं होता है। ऑफ़र एक्सप्रेस वे में या इम्प्लाइड वे में हमको करना पड़ेगा। नंबर 6, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तुम लोग यहाँ पे नहीं हो, ठीक है? हम चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम अपना घर बेच रहे हैं 2000 रुपये में, तुम लोग लोगे? कोई नहीं है। कोई मेरा बात सुना? कोई नहीं सुना। ऑफरी तक बात मेरा जाना चाहिए। अगर ऑफरी तक बात नहीं जा रहा है, जिसको हम ऑफ़र दे रहे हैं उस तक वो बात नहीं पहुँच रहा है, तो ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है? अब सोचो, अभी तो मोबाइल का टाइम है, किसी से कोई डीलिंग करना होगा तो हम फ़ोन लगाएंगे, हमको ये चीज़ बेचना है, इतने रुपये में बेचना है, ये जगह है, आपको लेना है, ऑफ़र हो गया। ये एक्ट कब बना? 1872 में। उस मोबाइल था? नहीं था। तो उस वक्त कैसे ऑफ़र होता होगा? लिखे जो खत तुझे, खत से होता था, ठीक है? खत भेजे, अब खत कितने दिन बाद जाएगा? 3 दिन 4 दिन बाद। फिर वो रिप्लाई कब देगा? पढ़ने के 3-4 दिन बाद मेरे पास आएगा। तो इस केस में तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मन बदल सकता है। ऑफ़र जो है, ऑफ़र जो दिया है, ऑफरी का खत लिखने के बाद, सेंड करने के बाद भी मन बदल सकता है नहीं लेने का, हो सकता है पॉसिबिलिटी। अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, झट से पूछे, वो झट से रिप्लाई दे दिया, पक्का हो गया। उसका क्या है, बीच में माइंड चेंज हो सकता है, ऑफरर का भी चेंज हो सकता है, ऑफरी का चेंज हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा? अगर मान लो हम ऑफ़र तुमको दिए, तुम्हारे पास ऑफ़र पहुंचा, मेरा मन बदल गया सेल करने का, तो क्या होगा? तुम एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पास पहुंचते पहुंचते तुम्हारा मन बदल गया एक्सेप्ट करने का, तुम फिर एक और लेटर लिखे कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? वो सारा कुछ लिखा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी तक, ठीक है? ऑफ़र तभी वैलिड है जब वो ऑफरी तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन ऑफ़र में भी कंडीशनल। एक ऑफ़र कंडीशनल हो सकता है, मतलब ऑफ़र में हम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे दीदी कंडीशन क्या लगाई लक्ष्मी भंडार में 25 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक, 60 बिलो तक वो स्कीम है, ठीक है? 60 अबव के लिए अलग स्कीम है, विडो के लिए अलग स्कीम है, चाइल्ड के लिए अलग स्कीम है, गर्ल्स के लिए अलग स्कीम है। ये सारा कंडीशन है। तो कोई भी ऑफ़र कंडीशनल हो सकता है, मतलब हम ऑफ़र में कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। अब तक कोई डाउट? एक्सेप्टेंस क्या है? सामने वाला ऑफ़र देगा, सेकेंड पार्टी उससे राज़ी हो जाएगा, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है? अब रूल्स क्या है एक्सेप्टेंस को लेकर? जैसा जैसा ऑफ़र का रूल था वैसा ही सारा एक्सेप्टेंस का भी रूल है। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफ़र। ये जो एक्सेप्टेंस, जैसे ऑफ़र हम लोग पूरा क्लियर बोल रहे थे, एक्सेप्टेंस में भी पूरा क्लियर होगा। जैसे हम अभी बताए काउंटर ऑफ़र का, 15 रुपये में खरीदोगे, तुम बोले नहीं 12 रुपये में खरीदेंगे, खरीदने को तुम रेडी हो, लेकिन क्या मेरे हिसाब से रेडी हो? नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। तो क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए,
ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हो ये क्लियर होना चाहिए, चेंज करके एक्सेप्ट कर रहे हो ये क्लियर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंडीशंस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस वही वाला। अगर कोई कंडीशन लगा दे रहा है, ऑफर में कंडीशन चलेगा, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं चलेगा। अगर एक्सेप्टेंस में कंडीशन लग जा रहा है तो मेरा वाला ऑफर तो ऑफर रहा ही नहीं। हम 15 रुपये में सेल करना चाह रहे हैं, तुम बोले 12 में खरीदेंगे, ये तुम्हारा कंडीशन है, तो मेरा ऑफर रहा नहीं रहा, तो वो ऑफर, वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। थर्ड वन क्या है? देखो यहाँ पे एग्जांपल भी उसी पे है, इधर आ रहा है तुम लोग को, देखो। एक्स ऑफर टू सेल हिज हाउस ₹12,000, अपना घर वो कितने में बेचना चाह रहा है? 12,000 में। वाई क्या बोला कि वो 10,000 में खरीदेगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि वो रेडी है एक्सेप्ट करने को, लेकिन 10,000 में एक्सेप्ट करने को रेडी है। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसका एक लाइन है यहाँ पे, द एग्रीमेंट में कंटेन सच अ टर्म एज सब्जेक्ट टू ही परचेजर सॉलिसिटर अप्रूविंग द टाइटल। बोलना ये चाह रहा है कि एक्सेप्टेंस तब वैलिड होगा जब ऑफरर का, सॉलिसिटर मतलब होता है वकील, ठीक है, उस वे में नहीं जाना है, ऑफरर जो वकालत किया, मतलब जो कुछ बोला है ऑफरर, उसके हिसाब से आप रेडी हैं तो आपका एक्सेप्टेंस वैलिड है। मतलब ऑफ़र जो चीज़ आपको बताया है उस हिसाब से आप रेडी हैं तो आपका एक्सेप्टेंस वैलिड होगा, वरना आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हर एक कंडीशन, सिर्फ पैसा का नहीं, हम सिर्फ पैसा एग्जांपल दिए थे, हर एक कंडीशन से वो रेडी होना चाहिए और फ्री कंसेंट से रेडी होना चाहिए, तो वो वैलिड रहेगा। उसके बाद क्या है? मेंटल एक्सेप्टेंस और क्लैरिफिकेशन क्या है? वो क्लैरिफाई करेगा कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। कैसे करेगा? दो वे है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, दोनों तरीके में किसी में भी वो क्लैरिफाई कर दे। नंबर 5, मेंटल एक्सेप्टेंस और अनकम्युनिकेटेड एसेंट डज नॉट रिजल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। हम तुमको ऑफ़र दिए प्लॉट सेल करने का, तुम्हारे पास ऑफ़र पहुंचा, लिख कर दिए, तुम्हारे पास ऑफ़र पहुंचा, तुम मन में सोच लिए ये प्लॉट तुम खरीद के रहेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, दिमाग में कम्युनिकेशन मेरे साथ हुआ नहीं हुआ, तो क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगा? नहीं होगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है, जैसे जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं वैसे वैसे ही कहानी एक बना देगा तुम्हारे सामने, उसमें से तुमको राइट चॉइस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? The acceptance must be expressed in some usual or reasonable manner. एक्सेप्टेंस जो होगा वो सही मैनर में होना चाहिए। सही मैनर वही होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, घूम के बाद वही आ रहा है। या तो आप बता दीजिए, मुंह से जाहिर कर दीजिए, लिख के दे दीजिए, टेलीग्राफ दे दीजिए, लेटर दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, व्हाट्सएप पे दे दीजिए, कॉल पे बता दीजिए। अभी तो कॉल का टाइम है, जब ये एक्ट बना कॉल का टाइम नहीं था, इसलिए लिखा है। वो रीजनेबल मैनर में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मैनर में होना चाहिए कि ऑफरर जो हो समझ जाए एक्सेप्ट कर रहा है। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखो, पहले का टाइम क्या था? खत वाला, खत हम तुमको भेजें, हम उस ऑफ़र में कंडीशन लगाए कि अगर तुमको एक्सेप्ट करना है तो तुम हमको अभी एक और लेटर एक्सेप्टेंस का लिख कर दो। क्या हम कंडीशन लगाए हैं? तुमको लेटर लिख कर एक्सेप्ट करना है। क्लियर हो रहा है? अब तुम हमको मान लो लेटर नहीं लिख रहे, तुम मेरे घर पे आए, अब बोल रहे हो एक्सेप्ट हम करने को रेडी है। मेरा कंडीशन क्या था ऑफ़र का? लेटर लिख कर देना है। तो जब तक वो लेटर लिख कर हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। अगर ऑफरर खुद से बता दे रहा है कि कैसे एक्सेप्ट करना है तो वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में जिस तरीके से ऑफरर बताएगा एक्सेप्ट करने, उस तरीके से ही आपको एक्सेप्ट करना है। देखो
बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है इस टॉपिक में जो भी हम बता रहे थे कि ऑफ़र कब तक वैलिड रहेगा, एक्सेप्टेंस कब तक वैलिड रहेगा, ऑफ़र कैसे मान लेंगे कि पहुंच चुका है। अब कोई ख़त लिख रहा है तो कैसे समझेंगे ऑफ़र कब उसके पास पहुंचा, कोई एक्सेप्ट कर रहा है कैसे उसके पास पहुंचा। अभी तो फ़ोन का टाइम है, लेकिन जब एक्ट बना उस वक्त फ़ोन का टाइम नहीं था, उस वक्त ख़त का टाइम था। तो उस वक्त कैसे समझता था इन लोग। देखो एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। ये कौन है? ऑफरर, ऑफरी, ठीक है। मिस्टर ए ऑफ़र किया मिस्टर बी को, क्या ऑफ़र किया? एक फ़ोन खरीदने पे में 10,000 रुपये पे में खत लिख कर, ठीक है। हम लोग 18 या 1900 में मान लो खत लिख रहे हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को एक चिट्ठी लिखा कि हम तुमको अपना, उस टाइम तो फ़ोन नहीं होता था, हाउस सेल करना चाहते हैं 10,000 में। 10,000 बहुत होता था उस वक्त। हाउस सेल करना चाहते हैं। ये खत कब लिखा? फर्स्ट को। समझना, इसी पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यही है। फर्स्ट जन को वो खा, रिसीव कब किया? ये 5 जन को। ऑफ़र कब हुआ? ऑफ़र का कंडीशन क्या था कि ऑफरी तक जाना चाहिए। ऑफरी तक कब पहुंचा वो बात? 5 जन को। तो ऑफ़र कंप्लीट कब हुआ? 5 जन। एक क्वेश्चन और, अब सोचो, हम तो उसको खत फर्स्ट जन, ये मिस्टर ए तो उसको खत फर्स्ट जन को भेजा, फिर वो रिसीव किया। हो सकता है कि वो 5 जन को खोल कर नहीं पढ़ा हो सकता है वो खोल के पढ़ा 7 जन को। अब बताओ कि ऑफ़र कंप्लीट कब हुआ? क्लियर हो रहा है कि उसको कब पता चला? जिस दिन ऑफरी को पता चलेगा उस दिन। 5 जनवरी को वो रिसीव किया, लेकिन अब वो बोल रहा है कि हम 7 जन को पढ़े, तो ऑफ़र कब वैलिड हुआ? 7 जन को। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो रीड किया 7 जन को, तो ऑफ़र कब कंप्लीट हुआ? तो हम लोग का ऑफ़र 7 जन को कंप्लीट हुआ। इसी केस में अब वो रिप्लाई देगा, या तो वो रिफ्यूज़ कर दे, कुछ नहीं बोले, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसको एक्सेप्ट करना है, मान लेते हैं 10 जन को वो एक्सेप्टेंस भेजा। मिस्टर बी बोल रहा है 10 जन को कि हमको ख़रीदना है, तो 10 जन को मिस्टर बी जो चिट्ठी भेजा होगा वो भी 4-5 दिन में 15 जन को पहुंचा होगा मेरे पास। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुआ? 15 जन को, जब मेरे पास पहुंचा कंप्लीट, ठीक है। अब हम पढ़े होंगे 17 जन को, तो 17 जन को कंप्लीट। क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम अब अराइज होता है कि अगर इसका मन बदल गया बीच में, 1 जन को वो भेजा, बीच में 2, 3, 4 3 दिन में उसको कोई और पार्टी मिल गया जिससे वो ज़्यादा मनी अर्न कर सकता है, तो उसका मन चेंज हो गया। अब उसका मन चेंज हो गया तो वो अब क्या करेगा? रिवोक करेगा ऑफ़र को। उसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र को रिवोक करेगा। तो 2, 3, 4 में अभी तक, मान लो हम लोग 3 में, अभी 3 को उसका मन किया कि हम ऑफ़र को कैंसिल कर दें, तो क्या अभी तक ऑफ़र वैलिड हुआ है? नहीं हुआ है। ऑफ़र वैलिड का डेट कौन सा है? 7 जन, जब वो पढ़ेगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप 3 जन में फर्स्ट जन को भेजे, 5 जन को रिसीव हुआ और 7 जन को वो पढ़ा, तो 3 जन में क्या आप ऑफ़र को रिवोक कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑफ़र कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? क्या 7 जन को आप ऑफ़र का रिवोकेशन कर सकते हैं? किस किस को लग रहा है नहीं कर सकते? रेज़ योर हैंड। किस किस को लग रहा है कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? वो तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। जियो वाला तुमको बोला है कि 399 रिचार्ज करना है, ऑफ़र है ये, तुम एक्सेप्ट नहीं किए। वो कभी भी रिवोक कर सकता है। तुम रिचार्ज कर लिए, अब रिवोक कर सकता है वो? नहीं कर सकता। तो ऑफ़र जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक रिवोकेशन है।
3 तारीख को भी रिवोक कर सकता है, 5 तारीख को भी रिवोक कर सकता है और 7 तारीख को भी रिवोक कर सकता है। क्लियर हो रहा है? वैसे ही उसका और कुछ केसेस है वो हम पढ़ेंगे। वैसे ही 7 जन में वो वो एक्सेप्टेंस दिया 10 जन को, मेरे पास पहुंचा 15 जन को, बीच में 11, 12, 13, 14 इसको सस्ता में हाउस मिल रहा है, तो ये अब रिवोक करना चाहेगा अपना एक्सेप्टेंस। ठीक है, मान लो अभी हम लोग 13 में हैं, तो क्या वो रिवोक कर सकता है? वो एक्सेप्टेंस अपना लेटर भेज चुका है, 13 में है वो अभी, अब उसका मन चाह रहा है कि रिवोक कर ले, तो क्या वो रिवोक कर सकता है? कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हो रहा है? 15 जैन को, जब उसके बाद पहुंचेगा। अभी हम लोग 13 में हैं, क्या पहुंच गया? अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर वो 13 को फिर से एक लेटर लिखेगा तो वो तो 17 को पहुंचेगा। उस वक्त टेलीग्राम भी था, समझ में आया? तार जिसको बोलते हैं, एक दिन में पहुंचने वाला। तो अगर वो 13 में तार भेजेगा तो वो कब पहुंचेगा? 14 में। और वो उसके पास कब मिलेगा? 15 को। तो वो कर सकता है। क्लियर हो रहा है? वो 3 में है, उसको रिवोक करना है, तो वो टेलीग्राम भेजेगा, कब पहुंचेगा? 4 को। मेरा डेट कब है? 7, तो वो रिवोक कर सकता है। क्लियर हो रहा है? तो ये हुआ ऑफर और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। अब रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, वो रिवोकेशन पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे। कम्युनिकेशन समझ में आया ऑफर एक्सेप्टेंस का? कैसे कम्युनिकेट करना है, एक्सप्रेस वे में या इम्प्लाइड वे में? उस वक्त खत का टाइम था तो खत में होता था, अभी फ़ोन मोबाइल मिलकर। ठीक है, कब कंप्लीट होगा एक ऑफ़र? जब ऑफरी को पता चल जाएगा, वो जान जाएगा, तब वो ऑफ़र कंप्लीट है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट है? जब ऑफरर जान जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो कंप्लीट है। ये भी पढ़ चुके हैं ऑफ़र कैसे कम्युनिकेट करना है हमको। देखो, टेलीफोन के लिए क्यों हुआ? ये अमेंड हुआ जब टेलीफोन आया दुनिया में, 1872 में एक्ट बना। उसके बाद टेलीफोन जब आया तो लोग टेलीफोन में बात करने लगे। अब इस एक्ट का बात होने लगा कि इस एक्ट में टेलीफोन का कोई जिक्र नहीं है, तो इस एक्ट में क्या टेलीफोन से अगर हम लोग कोई कॉन्टैक्ट ऑफर और एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा? ये बात सबके मन में आया। तो ये एक अलग से अमेंडमेंट लेके आया कि टेलीफोन से भी जो आप बातचीत कर रहे हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, वो वैलिड है। अगर आपका टेलीफोन में क्लियरली सारा बात हो रहा है, देखो यहाँ पे कहीं पे होगा, आ गया, देखो ऑडिएबल हेयर्ड, ऑडिबल हेयर्ड एंड अंडरस्टूड, मतलब साउंड आ रहा है, सुनाई सही से दे रहा है, समझ में आ रहा है। अगर ऐसा बात हुआ है तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड है। क्लियर? नेटवर्क नहीं है, वो यहाँ से कुछ बोल, हम ऑफ़र दे रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा, ठीक है, तो ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगा। अब एक आता है मन में कि सर कैसे प्रूफ कीजिएगा कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? अगर कोई केस हुआ तो आप कैसे प्रूफ कीजिएगा? हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, फैसला नहीं करना है, ठीक है। लॉ हम लोग सीख रहे हैं, फैसला अपने प्रूफ करेगा जैसे भी करना है, हम लोग को सिर्फ सीखना है। देखो ये टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। रिवोकेशन क्या है? वापस लेना, रिटेक, वापस लेने को रिवोकेशन बोलते हैं। एक ऑफ़र वापस हम लोग कैसे ले सकते हैं? पहला पॉइंट है नोटिस देकर, ठीक है। नोटिस मतलब उसको बताकर, 3 जन को हम लोग को उसको बताना है। एग्जाम्पल में गए थे हम लोग, 3 जन में आज हम लोग हैं, ऑफ़र दे चुके हैं। अब हमको 7 जन तक वो पढ़ने वाला है, 5 जन तक उसको पास पहुंचने वाला है। हम लोग उसको बताएंगे कि हम लोग को रिवोकेशन करना है। रिवोकेशन करने के लिए हम टेलीग्राम देंगे जो 4 तारीख तक पहुंच जाएगा, तो रिवोकेशन हो गया। 7 तारीख को अगर वो पढ़ लिया, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि रिवोकेशन करना, तो क्या रिवोक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑफ़र कंप्लीट हो गया। वो जान लिया, ऑफ़र कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी तो हम लोग पढ़ के गए कि रिवोक कर सकते हैं जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा। क्लियर हो रहा है? थोड़ा देर में भूल जा रहे हो। ऑफ़र क्या है? 1 तारीख को दिए, 5 तारीख को पहुंचा, 7 तारीख को वो पढ़ा, 3 तारीख को मन आया कि रिवोकेशन कर ले, कर सकते हैं।
5 तारीख को मना है, रिवोकेशन कर सकते हैं। 6 तारीख को मना है, वो तो 5 तारीख को उसके पास पहुंच गया, हम भी जान रहे हैं पहुंच गया होगा, रिवोकेशन कर लें, ऐसे तो कर सकते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछा कि 7 तारीख को वो पढ़ा और 6 तारीख को तुमको रिवोकेशन करना है, क्या तुम रिवोकेशन कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए देगा कि 7 तारीख को पढ़ा है, ठीक है, 8 तारीख कब आ गया, फिर 7 तारीख को वो पढ़ लिया, 8 तारीख को क्या रिवोकेशन कर सकते हो? फिर माइंड चेंज होगा कि अब तो वो पढ़ लिया, अब कैसे रिवोक करें? रिवोकेशन तुम कर सकते हैं जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर ले। क्लियर हो रहा है? एक्सेप्ट को कब किया? 10 तारीख को। फिर क्वेश्चन आया कि 11 तारीख को क्या तुम रिवोक कर सकते हो? हाँ हम कर सकते हैं। हमको क्या पता कि वो एक्सेप्ट कर लिया? हमको कब पता चला? 15 को ना, तो 15 से पहले हमको रिवोक करना है। क्लियर है? जब हम जान रहे हैं उससे पहले हमको रिवोक कर लेना है। 15 को आ गया, मान लो अब इसमें भी कैसे 3 बजे को आया तुम्हारे पास लेटर, तुम लेटर पोस्ट कर दिए 1 बजे, क्या रिवोक कर सकते हो? हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 बजे तक हमको पता नहीं था कि वो एक्सेप्ट कर चुका है। क्लियर है? कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 बजे पता चल रहा है, 1 बजे वो हम रिवोक कर रहे हैं, तो मेरा रिवोकेशन वैलिड है। 15 जैन के बाद 3 बजे के बाद हम रिवोक नहीं कर सकते। अब इसमें केस आ रहा है कि सर आप पढ़े नहीं हैं, मान लीजिए हम तो बदमाशी कर सकते हैं। 15 जैन के मेरे पास आया 3 बजे, हम पढ़ लिए कि वो एक्सेप्ट कर लिया, अब हम बोले नहीं इसको हमको नहीं बेचना है। हम एक रिवोकेशन लेटर भेजे, 4 बजे हम उसको पोस्ट कर दिए। पोस्ट करने के बाद अब उसके पास गया लेटर, वो बोल रहा है कि हमको एक्सेप्टेंस तो भेज चुके हैं, जो उसके बाद पहुंच गया होगा, उसके बाद ये रिवोक कर रहा है, मतलब इसका रिवोकेशन वैलिड नहीं है। हम क्या बोले? हम तो पढ़े ही नहीं। क्लियर है? हम पढ़े ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ने वाला डेट नहीं दिए। अब ये प्रूफ कैसे होगा कि वो पढ़ा या नहीं पढ़ा? वो तो हम लोग का काम नहीं है, सीखना काम है। हम लोग का काम क्या है? सिर्फ पढ़ना। प्रूफ कैसे करेगा? तो कोर्ट इसमें बोलता है कि आपको प्रूफ नहीं करना है। डाकिया पोस्टमैन जो होता है वो जब भी कोई भी चीज़ पोस्ट दे करता है तो टाइमिंग लिखता है उसमें, 12:57 में पोस्ट किए हैं, ठीक है, साइन करवाता है। ये साइन प्रूफ है कि आपके पास पहुंच गया। तो कोर्ट बोलता है कि जिस टाइम आपके पास एक्सेप्टेंस पहुंच गया उसके बाद आप रिवोकेशन नहीं करवा सकते, चाहे आप पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि इसमें आप बदमाशी कर सकते हैं। ऑफ़र आप पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मैटर नहीं है, उसमें आप बदमाशी करके क्या कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए। एक्सेप्टेंस पढ़े नहीं पढ़े इसमें झोल है, इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। इसमें क्या किया कि जिस वक्त पहुंच गया भाई उस वक्त आपका वैलिड ख़त्म, उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। ये ऑफ़र का है, एक्सेप्टेंस का भी ऐसे ही कुछ होगा। अब देखो कैसे कैसे रिवोक कर सकते हैं, नोटिस देकर, उसको बताकर, जैसे भी बता दे, फ़ोन से बता दे, टेलीग्राम से बता दे, चिट्ठी से बता दे। बाय लैप्स ऑफ टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, मतलब हम ऑफ़र दिए, ऑफ़र में लिख दिए कि ये ऑफ़र सिर्फ 3 मंथ के लिए है, तो क्या 3 महीने के बाद उस ऑफ़र को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो? ठीक है, क्या 3 महीने के बाद हमको एक और लेटर लिखने की ज़रूरत है रिवोकेशन का? हम ऑफ़र लिख रहे हैं कि 3 महीने तक का ये ऑफ़र है, क्या हमको फिर से 3 महीने के बाद रिवोकेशन को लिखने की ज़रूरत है? नहीं है। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम गुजर गया, ऑफ़र ख़त्म, ठीक है। अगर हम वहाँ पे लिख दे रहे हैं तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, अब बात आ रहा है कि जो नहीं लिखा ऑफ़र के टाइम में, ये नहीं लिखा कि वो कब तक वैलिड है, तो कोर्ट बोलता है कि रीजनेबल टाइम, मतलब मान लो हम एप्पल बेच रहे हैं, किसी को ऑफ़र दिया एप्पल बेचने का, एप्पल का ड्यूरेबल टाइम कितना होगा, मतलब रहने का टाइम कितने दिन वो रह सकता है बिना सड़े? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो कोई भी एप्पल नहीं रहेगा। तो उसका रीजनेबल टाइम कितना है? 1 हफ्ता। घर सेल कर रहे हैं, घर तो ख़राब नहीं होगा, फिर भी कुछ ना कुछ रीजनेबल टाइम तो होगा, 6 महीना, साल भर, ठीक है। तो कोर्ट बोलता है कि गुड्स के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रीजनेबल टाइम कितना है। अगर वो टाइम क्रॉस हो गया तो भी आपको ऑफ़र रिवोकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर है सब कुछ? नेक्स्ट है बाय फेलियर ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट। लकी भंडार फॉर्म कौन फिलअप किया है? कोई नहीं। कन्याश्री, हाँ, कंडीशन क्या है? पैसा कब मिलेगा? 18 के बाद, ये कंडीशन है, ठीक है। आप 17 में पैसा ले सकते हैं, 16 में ले सकते हैं, 15 में नहीं ले सकते। तो कंडीशन अगर आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं
तो आप रिवोकेशन भी नहीं कर सकते ऑफ़र का। हम ऑफ़र दिए, ठीक है, एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, अब हमको रिवोकेशन करना है, तो हम ऑफ़र में लिख दिए कि हम रिवोकेशन ये चीज़ कंटिन्यूअस ऑफ़र है, मतलब चलता जाएगा, तो क्या हम इसका रिवोकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कोई भी ऑफ़र को देने के बाद अगर हम उसका कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा है, सामने वाला मान लो एक्सेप्टर फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो वो तो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा ही नहीं। अगर एक्सेप्टेंस फुलफ़िल कर लिया, हमको रिवोकेशन करना है और हम रिवोकेशन कंडीशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो भी रिवोकेशन कंप्लीट नहीं होगा। डाउट क्लियर है? रिवोकेशन कंप्लीट करने के लिए भी हमको कंडीशन के साथ कंप्लीट करना होगा। मान लो ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्टर जो है एक्सेप्टेंस करने के वक्त वहाँ पे कुछ लिख दिया। क्या लिख दिया? कि हम घर का कॉन्ट्रैक्ट अभी कर ले रहे हैं, पैसा तुमको 1 साल बाद 6 महीने बाद देंगे, ठीक है। अब हम मेरे मन में आया कि वो एक्सेप्ट किया, हम कुछ नहीं बोले। अब कुछ दिन बाद हमको मन में आ रहा है कि नहीं, इसको रिवोक कर, 1 साल बाद पैसा मिले, कोई और हमको बहुत पहले दे देंगे, तो हम वहाँ पे रिवोक नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो एक्सेप्ट कर रहा था वो क्लियरली बता रहा था। उसके बाद हम इतने दिन के बाद उसको रिवोक नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है सब कुछ? सिंपल बात है, बाई डेथ और इंसेंटी है। डेथ मतलब मर जाना, इंसेंटी मतलब पागल हो जाना। जो ऑफरर है, हम ऑफ़र दिए, मेरा डेथ हो गया, ठीक है, क्या आपका एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। हम पागल हो गए, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे, अब इसमें भी एक बात आ सकता है, तुम लोग बोलोगे सर मतलब हम तो रहे ही नहीं, डेथ हो गया। देखो हम तो रहे नहीं, डेथ हो गया। तुम लोग बोल रहे हमको तो पता ही नहीं डेथ हो गया, हम तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब तो वो घर सेल करना ही पड़ेगा। कि ऐसा भी केस हो सकता है। हम ऑफ़र दिए, तुम एक्सेप्ट किए, तुमको पता नहीं है मेरा डेथ हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट करने से पहले मेरा डेथ हो चुका है, तुम लोग को पता नहीं, तुम लोग बिना जाने एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा? लॉ बोलता है वो एक्सेप्ट वैलिड होगा अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो, मतलब एक्सेप्टेंट नहीं जानता कि उसका डेथ हो गया है, बिना जाने एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो वैलिड है, ठीक है। अगर हम पागल हुए हैं, हो सकता है तुमको नहीं पता हो, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जिस बार हम ऑफ़र दे रहे थे क्या हम पागल थे? वो ऑफ़र वैलिड था, तुम्हारा एक्सेप्टेंस भी वैलिड हो गया है। लेकिन तुमको पता चल गया कि हम पागल हो चुके हैं, उसके बाद तुम एक्सेप्ट दे रहे हो, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है? हर एक चीज़ में छोटा छोटा टॉपिक है। एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगा? मर गए और पता भी होना चाहिए, पागल हो गए, पता भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड है। तो फिर सोचोगे सर कि मर गए, अब कॉन्टैक्ट करेगा कौन? ठीक है, बैंक अकाउंट जो बनाते हैं उसमें नॉमिनी रहता है ना, हाउस का भी कोई तो कोई नॉमिनी होगा, लीगल हायर होगा, तो उसके साथ वो कॉन्टैक्ट वैलिड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हम घर बेचने का कॉन्टैक्ट ऑफ़र दिए, तुम एक्सेप्ट किए, हम मर गए, तो जो भी मेरा उसका मालिक है अब मेरे जाने के बाद, उसके साथ तुमको तो कॉन्टैक्ट करना होगा, या वो तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र, और कुछ बचा? काउंटर ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र और रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल मतलब मना कर दिया तो कैंसिल हो गया, ठीक है। काउंटर ऑफ़र हम लोग पढ़े हैं, हम ऑफ़र दिए 15 रुपये में खरीदने का, तुम अब बोल रहे हो नहीं 15 में ना 12 में खरीदेंगे, ये काउंटर ऑफ़र हुआ, ठीक है। नहीं, क्रॉस ऑफ़र और काउंटर ऑफ़र में डिफरेंस ये है, क्रॉस ऑफ़र जब हम 15 में दिए थे तो तुम बार्गेनिंग नहीं किए, तुम अपने तरफ से, तुमको नहीं पता कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम लेटर लिख के दिए, तुम वहाँ से लेटर एक लिख रहे हो कि हमको 15 में खरीदना है, हम यहाँ से एक लेटर लिख रहे हो कि 15 में हमको बेचना है, दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहा कोई भी, ये हुआ क्रॉस ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र मतलब ऑफ़र पे ऑफ़र देना, बार्गेनिंग करना। तो क्या काउंटर ऑफ़र में रिवोकेशन हो सकता है? हम काउंटर ऑफ़र दिए तुमको 15 रुपये में खरीदने का, तुम बोले नहीं हम 12 में खरीदेंगे, तो मेरा प्रीवियस जो ऑफ़र था ऑफ़र रहा नहीं रहा, बेकार हो गया, तो उसको रिवोक करने की ज़रूरत है? नहीं है, तो इसके लिए रिवोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। काउंटर ऑफ़र कोई भी ऑफ़र हो उसको रिवोकेशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे ही जजमेंट की वजह से वो ऑफ़र
वेग हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो उसको और रिवोकेशन का ज़रूरत नहीं है। रिवोकेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब आते हैं इसमें, हम लोग क्या क्या पढ़े इसमें, इस एग्जांपल में एक पढ़े कि मिस्टर ए ऑफरर है, मिस्टर बी ऑफरी है। मिस्टर ए ऑफ़र कर रहा है हाउस सेल करने का 10,000 में, हम लोग कब है 1900 में, 1900 में जी रहे हैं। ऑफरर क्या कर रहा है, 1 जैन को लेटर लिख रहा है ऑफरी को, ऑफरी के पास पहुंच रहा है 5 जैन को, वो पढ़ा कब 7 जैन को, ऑफर कंप्लीट कब हुआ 7 जैन को। ऑफरी जो है अब एक्सेप्ट कर रहा है, कब एक्सेप्ट कर रहा है, चिट्ठी लिखकर 10 जैन को, वो मेरे पास कब पहुंच रहा है 15 जैन को। कंप्लीट कब हुआ एक्सेप्टेंस 15 जैन को, 3 बजे पहुंचा, 3 बजे कंप्लीट हो गया। हम जब भी पढ़े कोई मैटर नहीं करता। अब रिवोकेशन का आया पॉइंट, 3 तारीख को हमको मेरा दिल किया कि इसको रिवोक कर ले। 1 तारीख को भेजे, 5 तारीख को पहुंचेगा, 3 तारीख को रिवोक करना चाह रहे हैं, उसको टेलीग्राम भेजे 3 तारीख को रिवोकेशन का। क्या रिवोकेशन हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। 4 तारीख को कर सकते हैं, 5 तारीख पहुंच गया, 6 तारीख को कर सकते हैं, 7 तारीख पढ़ लिया, कर सकते हैं। जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा तब तक कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है 15 तक हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सॉरी रिवोकेशन कर सकते हैं। अब एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगा, ऑफर का क्लियर हो गया। एक्सेप्टेंस हम कब रिवोक कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस कब किया 10 तारीख को। मिस्टर बी क्या 11 तारीख को रिवोक कर सकता है, कर सकता है। अभी तो एक्सेप्टेंस पहुंचा नहीं, 15 तारीख को पहुंचेगा, ठीक है। 12 तारीख को कर सकता है, 13 तारीख को कर सकता है, 14 तारीख को कर सकता है, 15 तारीख को कर सकता है। 15 तारीख को 3 बजे से पहले तक कर सकता है, 3 बजे के बाद वो रिवोक नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है, पूरा चार्ट क्लियर है, याद रहेगा, लिखने का ज़रूरत है नहीं, वीडियो है। अब देखो इसमें एक पार्ट ये है, ऑफरर के हिसाब से और ऑफरी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से अलग अलग सोचते हैं। ये तो एक नॉर्मल हम लिए, ऑफरर ऑफ़र कब दिया 1 जैन, तो ऑफरर के लिए ऑफ़र कब कंप्लीट हुआ 1 जैन को, ठीक है। इसमें कोई माथापेची ही नहीं है, क्यों ऑफ़र वो दे ही रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, 1 जैन में कंप्लीट हो गया। इसके लिए ऑफ़र कब कंप्लीट हुआ, जब वो पढ़ा 7 जैन को। अब एक्सेप्टेंस आया 10 जैन को, इसके लिए एक्सेप्टेंस कब हो रहा है 10 जैन को। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मिस्टर ए के हिसाब से कब है, मिस्टर बी के हिसाब से कब है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सोचना है कि ऑफरर के हिसाब से कब हो रहा है, ऑफरी के हिसाब से कब हो रहा है। तो ऑफरी के हिसाब से 10 जैन को हो रहा है, ऑफरर के हिसाब से 15 जैन को हो रहा है। वैसे ही रिवोकेशन में भी है कि रिवोकेशन जब वो ऑफर करेगा मिस्टर ए, तो रिवोकेशन उसके हिसाब से कब हो रहा है, 3 जैन को वो रिवोक कर रहे हैं, तो रिवोकेशन कब कंप्लीट है ऑफरर के हिसाब से। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ऑफर में कोई बात नहीं, आप जब भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला कुछ क्वेश्चन अराइज करेगा नहीं। एक्सेप्टेंस में भी आप जब भी कर सकते हैं, सामने वाला अराइज करेगा नहीं। रिवोकेशन में आते हैं, अब हम 3 जैन को रिवोक कर रहे हैं, तब तक उसका मन हो चुका है लेने का, ठीक है। मान लेते हैं कि वो 3 जैन को ही उसके बाद पहुंच गया और 3 जैन को ही वो पढ़ लिया। हम 3 जैन को रिवोकेशन कर रहे हैं, तो उसका तो मन हो चुका है लेने का, एक्सेप्ट करने का, तो उसको तो पता नहीं कि तुम रिवोक कर रहे हो, तो रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा। तो इस केस में जो है नॉर्मल कंडीशन लेना है। रिवोकेशन कब कंप्लीट हम लोग कर रहे थे, जिस दिन रिवोकेशन लेटर उसका पहुंचेगा। ये हम लोग बोले थे रिवोकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता, तुम लोग बोले कर सकता है। 7 तारीख तक रिवोकेशन कर सकता है, 7 तारीख के बाद भी कर सकता है, 15 तारीख तक वो कर सकता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे, कर सकता है। कंप्लीट कब होगा, जिस दिन इसका रिवोकेशन लेटर मिस्टर बी के पास पहुंच जाएगा उस दिन रिवोकेशन कंप्लीट, ठीक है। वैसे ही इसका भी है एक्सेप्टेंस का, जिस दिन एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन पहुंच जाएगा मिस्टर ए के पास उस दिन रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है।
कुछ भी क्वेश्चन है इस पे के ऊपर, कोई भी डेट वाइज पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा? कन्फ्यूज़न होगा तो वीडियो देखेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है कंसिडरेशन। सिर्फ डेफिनेशन होगा, नहीं। कंसिडरेशन क्या होता है, सिर्फ डिफाइन करने वाले हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ को देना। पहले जब मनी का इन्वेंशन नहीं था तो इंसान कैसे लेन देन करते थे? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? एक सामान लेना, दूसरे सामान देना, ठीक है। इसको भी कंसिडरेशन बोलते हैं। हम लोग खरीदने गए चावल, ठीक है, चावल का पैसा दिए, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? चावल का पैसा दिए हैं, लिए नहीं, चावल लिए, मेरे लिए कंसिडरेशन चावल। दुकानदार के लिए कंसिडरेशन पैसा है, ठीक है। कंसिडरेशन वर्ड क्लियर है? तो कंसिडरेशन क्या होता है? कुछ भी चीज़ मिलना कोई चीज़ के बदले या कोई काम के बदले। डॉक्टर को उसका फीस मिल रहा है तो डॉक्टर के लिए कंसिडरेशन क्या है? फीस। पेशेंट के लिए कंसिडरेशन क्या है? कंसल्टेशन जो डॉक्टर दे रहा है, ठीक है। टीचर के लिए कंसिडरेशन क्या है? फीस। स्टूडेंट के लिए कंसिडरेशन क्या है? लर्निंग जो वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सामान ही मिले, समझ में आ रहा है? कुछ भी मिल रहा है वो कंसिडरेशन है तुम्हारे लिए। तो कंसिडरेशन पूरा टॉपिक क्लियर है? अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें कोई डाउट? ओके, थैंक यू।